Hello students, how are you? All well? Okay, let's start. Examples of chapter 6. Now, first example, consider experiment 6.2 means Faraday experiment. What would you do to obtain a large deflection of the galvanometer? मतलब कि गैलोमीटर का लार्ज डिफ्लेक्शन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो सिंपल है कि गैलोमीटर यहाँ है तो यहाँ बहुत ज़्यादा करंट आएगा तो ही वो लार्ज डिफ्लेक्शन देगा। तो बहुत ज़्यादा करंट यहाँ आने के लिए इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लक्स का वेरिएंट होना पड़ेगा। अब फ्लक्स को चेंज करने के लिए हमारे पास जो रास्ते हैं वो हम अप्लाई करेंगे। तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉइल C2 है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट सॉफ्ट आयरन पीस इंटू C2। तो इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला B इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो म्यू आर एन आई के हिसाब से म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। जैसे हमने सॉफ्ट आयरन इंसर्ट किया उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी जो कि 1 से ज़्यादा है, जिसके कारण B की वैल्यू सडनली इंक्रीज होगी। B इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा और फ्लक्स इंक्रीज होगा तो यहाँ पे करंट भी ज़्यादा मिलेगा। सेकंड, तो एक काम करते हैं, अगर B को इंक्रीज करने के लिए मुझे सॉफ्ट आयरन इंसर्ट करना है तो B को इंक्रीज करने के लिए दूसरा भी रास्ता है कि बैटरी बड़ी कर दो। यूज हैवी और लार्ज वोल्टेज बैटरी एंड द थर्ड, अभी यहां पे रिलेटिव पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है। तो इंक्रीज speed of relative motion, increase the speed of relative motion। ओके, ये कुछ 3 रास्ते हैं। How would you demonstrate the presence of an induced current in the absence of galvanometer? मतलब कि गैल्वेनोमीटर नहीं दिया है तो आप चेक कैसे करोगे कि इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ कि नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, एक जो स्मॉल बल्ब, यूज अ स्मॉल बल्ब, यूज अ स्मॉल बल्ब इंस्टेड ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो होगा क्या, जैसे ही करंट इंड्यूस होगा जो ये स्मॉल बल्ब है वो ग्लो करेगा, स्मॉल बल्ब जो है वो ग्लो करेगा और जैसे ही वो ग्लो करता है हमें पता चल जाएगा कि करंट इंड्यूस हो रहा है। ओके, तो अगर गैल्वेनोमीटर नहीं दिया है तो हम लोग एक छोटा सा जो टॉर्च होता है ना उसका जो बल्ब आता है वो यूज करेंगे, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ, तो उसे थोड़ा सा करंट भी मिलेगा तो भी वो ग्लो करेगा। ठीक है, तो ऐसा एक छोटा सा बल्ब लेंगे और एक ट्राई करेंगे कनेक्ट करके। अगर वो बल्ब ग्लो होता है दैट मीन्स करंट इंड्यूस हुआ, अगर वो ग्लो नहीं होता है तो करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है, वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया है, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर and resistance 0.5 ohm is placed vertically in the east-west plane. A uniform magnetic field of 0.10 Tesla is set up across the plane in the northeast direction। क्या बोला है, ध्यान से देखो कि जो प्लेन है वो वर्टिकली यहाँ पे रखा है ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट टू वेस्ट है उसका वर्टिकली फॉर्म रखा है यहाँ पे लाइक दिस, ये प्लेन है। ठीक है, और जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, मतलब कि लाइक दिस।
नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि ये जो एंगल है वो 45 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 45 डिग्री एंगल, ये एंगल 45 डिग्री बनेगा। सर ये कैसे पता चलेगा? एंगल तो दिया नहीं है, नॉर्थ ईस्ट जस्ट लिखा हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो भी लाइन है, जो भी फील्ड है, जो भी वेक्टर है, वो नॉर्थ ईस्ट वाला जो प्लेन है उसे मिडल में से कट करेगा। नॉर्थ ईस्ट का प्लेन कितना होता है? ये ईस्ट, ये नॉर्थ, वो 90 डिग्री का होता है और उसको वो मिडल से कट करेगा, तो ये 45 डिग्री पे जाएगा। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0, मतलब डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा है और कुछ नहीं। एट अ स्टेडी रेट डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF एंड करंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो सब कुछ दे दिया है, कोई इश्यू नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं कि भाई EMF induced minus delta phi by delta t, phi is equals to BA cos theta divided by delta t. Okay, minus A cos 45 degree delta B divided by delta t. Area of the loop L square, cos 45 1 upon root 2, delta B it's B2 minus B1 divided by delta t, minus L is a 10 centimeter, 10 raised to minus 1 whole square, 1 upon root 2 की वैल्यू होती है 0.7, B2 0 कहाँ से? 0.10 टेस्ला से। कितने टाइमिंग में? 0.7 सेकेंड में। कैंसल, तो ये हो गया 10 रेस टू माइनस 2 और ये हो गया माइनस 10 रेस टू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 10 रेस टू माइनस 3 वोल्ट, इट इज 1 मिली वोल्ट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट करंट। तो उसके लिए तो हम लोग ओम्स लॉ ही अप्लाई करेंगे। EMF बाय रेजिस्टेंस 1 मिली, रेजिस्टेंस 0.5, 1 upon 0.5 it is 2, 10 raised to minus 3 एम्पियर, 2 मिली एम्पियर करंट इंड्यूस होगा। ओके, तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 3, a circular coil of radius 10 centimeter, radius is given minus 1 meter and 500 turns and resistance of 2 ohm, 500 2 ohm, placed with its plane perpendicular to the horizontal component of the Earth's magnetic field. It is rotated about its vertical diameter through 180 डिग्री। मतलब कि वो जिस कंडीशन में है वहां से वो 180 डिग्री मूव कर रहा है, ये 90 और ये 180। ठीक है, सपोज यहाँ पे होता तो ये होता 90 और ये होता 180। ऐसा नहीं बोला है कि 0 पे है और 180 पे जा रहा है, उसने क्या बोला है, जिस पोजीशन में है वहां से 180 डिग्री का रोटेशन है। तो जिस पोजीशन में है इनिशियल पोजीशन को थीटा इक्वल्स टू 0 कंसीडर करेंगे और वहां से 180 डिग्री का रोटेशन लेंगे। दैट मीन्स जो थीटा 1 आएगा उसे हम 0 लेंगे और उसके रिस्पेक्ट से जो थीटा 2 मिलेगा वो 180 डिग्री कंसीडर करेंगे। ठीक है, ओके। इन 0.25 सेकेंड डेल्टा टी 0.25 मतलब कि 1/4 सेकेंड। Estimate the magnitude of the EMF and current induced in the coil, horizontal component of the Earth's magnetic field
at the place is horizontal component He 3 10 raised to minus 5 टेस्ला। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो काम करना है वो है EMF को इंड्यूस करवाना है। तो EMF इज इक्वल्स टू माइनस n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। n बी ए एंगल चेंज हो रहा है, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, एन बी एरिया पाई आर स्क्वायर cos 180 cos 0 डेल्टा टी minus 500 b it's a 3 10 raised to minus 5 3.14 r square 10 raised to minus 2 cos 180 minus 1 cos 0 1 delta t it's 1 by 4। ओके, तो ये 4 ऊपर जाएगा तो ये कुछ हो जाएगा 1500 3.14 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई माइनस 2, कौन सा माइनस 2, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, और ये होगा 10 रेज टू माइनस 7 जितना। ओके, तो आंसर कुछ आएगा 3.8 10 रेज टू माइनस 3 वोल्ट, दैट मीन्स 3.8 मिली वोल्ट। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट इंड्यूस करंट। Current I is equals to Ohm's law, 3.8 10 raised to minus 3 divided by 2, 1.9 10 raised to minus 3 ampere, 1.9 milliampere। ओके, तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। Example number 4, figure shows planar loops of different shapes moving out of or into, ये into ये दो out, a region of magnetic field which is directed normal to the plane of the loop away from the reader. Determine the direction of induced current in each loop using Lenz law। तो एक बात याद रखना, लेंज लॉ में क्या होता है कि जो इंक्रीज होता है उसे डिक्रीज करता है, डिक्रीज होता है तो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अब इसकी बात करें सबसे पहले, तो फर्स्ट जो है वो अंदर आ रहा है इनसाइड, और जैसे ही वो अंदर आएगा इनसाइड आएगा तो उससे होगा क्या कि वो इनसाइड आते ही फ्लक्स जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो लेंज लॉ की टेंडेंसी क्या होगी कि फ्लक्स को डिक्रीज करवाओ, और फ्लक्स को डिक्रीज करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बी है अगर डिक्रीज करवाना है तो ऑपोजिट ही आपको करना पड़ेगा। यहां पे ध्यान से देखो तो ये इनर साइड है, तो मुझे क्या चाहिए, आउटर साइड। मैग्नेटिक फील्ड कहां चाहिए, आउटर साइड, और आउटर साइड के हिसाब से अगर मैं अपनी उंगलियों को घुमाऊं राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है। ये तो यहां पे हमें मिलेगा कुछ ए बी सी डी टू ए करंट, ए बी सी डी ए। ठीक है, सेकेंड और थर्ड एक साथ लेते हैं क्योंकि वो दोनों आउट जा रहे हैं। अगर जैसे ही आउट जा रहे हो तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेंज लॉ क्या करेगा कि फ्लक्स को इंक्रीज करवाओ। फ्लक्स इंक्रीज करवाने के लिए बी को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो बी इंक्रीज कब होगा कि जब बी वो सी के डायरेक्शन में जाएगा, मतलब कि अंदर की साइड। तो सिंपल है, बाहर की साइड पे एंटी क्लॉकवाइज तो अंदर की साइड पे क्लॉकवाइज, बाहर की साइड पे एंटी क्लॉकवाइज तो अंदर की साइड पे क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन।
ये क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, तो क्लॉकवाइज रोटेशन के हिसाब से ए सी बी ए, और थर्ड में होगा ए बी सी डी ए होगा। ओके, तो हमें इतना ध्यान रखना है कि जो अगर फ्लक्स जिस कंडीशन में चेंज हो रहा है उससे ऑपोजिट कंडीशन हमें बनानी है। ओके, तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5, अ क्लोज लूप इज हेल्ड stationary in the magnetic field between the north and south poles of two permanent magnet held fixed. Can we hope to generate current in the loop by using strong magnet? No. क्यों? उन्होंने बोला है कि भाई मैग्नेट को यहां पे रखो, ठीक है, ओके रखते हैं, बट हमने यहां पे कोई भी ऐसा डिस्कशन नहीं किया है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई स्टेशनरी और यूनिफॉर्म स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड नेवर इंड्यूस ईएमएफ और करंट इन द लूप। ओके, सेकेंड, A closed loop moves normal to, जो देखो यहाँ पे बोला है ना, moves normal to constant electric field, ये electric field between the plates of a large capacitor. It is a current induced in the loop when it is wholly inside the region between the capacitor plates, and second, when it is partially outside the plate of the capacitor, the electric field is normal to the plane of the loop. तो लिख सकते हैं कि करंट इंड्यूस is due to magnetic field, not electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इंड्यूस नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंड्यूस होता है। तो यहां पे तो डेफिनेटली मुझे कोई भी करंट इंड्यूस होता हुआ मिलेगा नहीं, तो माय आंसर इज नो। नेक्स्ट में क्या बोला है उन्होंने कि अ रेक्टेंगुलर लूप एंड अ सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजियन टू अ फील्ड फ्री रीजियन विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v. In which loop do you expect the induced EMF to be constant during the passage out of the field region? क्या बोला है उन्होंने कि भाई कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है बाहर की ओर। ओके, तो यहां पे EMF टू बी कांस्टेंट कहां मिलेगा? तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसके अगर छोटे छोटे पार्ट बना दूं ना ऐसे, तो सारे के सारे पार्ट इक्वल मिलेंगे। लेकिन अगर सेम डिस्टेंस पे यहां पे पार्ट बनाऊं ना, तो ये छोटा, फिर ये बड़ा हुआ, फिर ये और बड़ा हुआ, फिर ये छोटा हुआ, फिर ये छोटा, मतलब कि जब ये लूप बाहर की साइड पे निकलेगा तो इक्वली पार्ट में निकलेगा, लेकिन जब ये पोर्शन बाहर निकलेगा तो उसका जो एरिया चेंज होगा वो यूनिफॉर्मली एरिया चेंज नहीं होगा। इस पोर्शन का एरिया कम है, फिर ये पार्ट आएगा तो ज्यादा एरिया होगा, फिर ये पार्ट आएगा तो ज्यादा एरिया होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर और कम हो जाएगा। जबकि यहां पे एरिया देखो सेम मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहां पे आपको ईएमएफ कांस्टेंट मिलता है यहां पे, तो यहां पे ईएमएफ जो होगा वो चेंजिंग रेट पे मिलेगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली एरिया डिक्रीज हो रहा है लेकिन सेम मैनर्स में डिक्रीज नहीं हो रहा है, यहां पे मैनर्स वेरिएंट होते जाते हैं, ठीक है। और लास्ट, predict the polarity of the capacitor in the situation described by figure. ओके, तो ध्यान से देखो, यहां पे रिंग के अंदर लाइन दिखाई है, मतलब कि मेरी आंख यहां पे है, ठीक है, और ये सामने वाला पोर्शन है, ये कौन सा है? साउथ। तो डेफिनेटली है कि अगर ये साउथ है
ठीक है, तो ये नजदीक आ रहा है तो ये भी क्या होगा, साउथ ही होगा। क्या होगा, साउथ ही होगा। और साउथ के हिसाब से जब करंट इंड्यूस होता है तो वो सबसे पहले ए प्लेट के कांटेक्ट में आता है, बाद में बी के। तो जिसके पहले कांटेक्ट में आएगा उसे वो पॉजिटिव बनाएगा, दूसरे को नेगेटिव। दैट मीन्स ए बिकम्स पॉजिटिव, बी बिकम्स नेगेटिव। ओके, तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 6। A metallic rod of 1 meter length is rotated with frequency of 50 revolution per second। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है, वो रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, और हमें कैसी फ्रीक्वेंसी चाहिए, रेडियन पर सेकंड। with one end hinged at the center and the other end at the circumference of circular metallic। ये one end, ये other end, ठीक है। ring of radius 1 meter about an axis passes through the center and perpendicular to the plane of the ring। A constant and uniform magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis is present everywhere। What is the EMF induced or EMF between the center and the metallic ring? ये कितना होगा? तो ये न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट करने के लिए मेरे पास दो मेथड है, ठीक है। मेथड 1, अब ध्यान से देखो, यहां पे ये जब रोटेट करेगा, ठीक है, तो हर एक पोर्शन इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा। हर एक पोर्शन जो होगा वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा। तो मैं क्या करूंगा कि मेरी जो लेंथ है वो ये dr एज्यूम कर लूंगा। कितनी, dr, और ये जो डिस्टेंस है उसे स्मॉलर कंसीडर करूंगा। तो लिखेंगे कि अज्यूम अ स्मॉल एलिमेंट फ्रॉम center is dr at distance r। okay, due to dr EMF induced is d epsilon b v l। l is a length, कितनी लेंथ है, dr जितनी। सर ये तो v है, लीनियर वेलोसिटी, और हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, रोटेशनल। तो वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू r ओमेगा dr। b ओमेगा r dr 0 to r। EMF b ओमेगा r स्क्वायर बाई 2 0 to r। क्योंकि मोशन के ड्यूरेशन में b चेंज नहीं होता है और ओमेगा तो दिया है कांस्टेंट। तो EMF इज इक्वल्स टू b ओमेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज 0, सो b ओमेगा r स्क्वायर बाई 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब जो ओमेगा दिया है वो कुछ दिया है 50 रिवॉल्यूशन, मतलब कि एक सर्कल, और एक सर्कल मतलब 2 पाई रेडियन। ओके, बी की वैल्यू कितनी दी है, ये 100 पाई। बी की वैल्यू दी है 1 टेस्ला। ओमेगा इट्स 100 पाई, रेडियस 1 मीटर divided by 2, it is 157 volt। 157 वोल्ट। ओके, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट मेथड। चलो हम जाते हैं सेकंड मेथड से, मेथड नंबर 2।
ध्यान से देखो कि पहले रॉड यहाँ पे था, फिर धीरे धीरे रोटेशन हुआ, उसके हिसाब से देखो एरिया अब इंक्रीज होता है। देखो एरिया एरिया इतना आते ही एरिया इतना हुआ। अब और ज़्यादा रोटेट करवाओगे, और ज़्यादा रोटेट करवाओगे तो एरिया और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे आ गया है तो एरिया जो है वो इतना हो चुका है, अगर यहाँ पे आ चुका है तो जो एरिया है वो और भी बड़ा हो चुका है। मतलब कि एरिया यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है। तो एरिया चेंजेस विथ टाइम। ओके, नो प्रॉब्लम। तो एक काम करते हैं कि अगर रिंग 2 पाई है तो पूरा सर्कल है तो उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे रिंग अगर थीटा एंगल बनाती है तो इसका एरिया कितना होगा थीटा एंगल पे? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 2 पाई, दैट्स पाई पाई कैंसल, it is r square theta by 2. Now EMF is equals to d phi by dt. d by dt phi is equals to b into a. चलो b बाहर ले लो, एरिया r square theta by 2। अब टाइम के हिसाब से एंगल वेरी कर रहा है, रेडियस नहीं, तो रेडियस कांस्टेंट है, बी आर स्क्वायर बाई 2, इट्स डी थीटा बाई डी टी, एंड डी थीटा बाई डी टी इट्स ओमेगा। तो आपका ई एम एफ होगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। सेम फॉर्मूला दोनों का होगा, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन तो नॉर्मल ही है। तो ये हमारी दो मेथड जो कि आपको याद रखनी है, जो आपको सही लगे इजी पड़े वो आप लिख लेना, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 7, अ व्हील विथ 10 मेटालिक स्पॉक्स। स्पॉक्स मतलब साइकिल के पहिए के अंदर जो सलिए आते हैं ना, दैट्स कॉल्ड स्पोक्स। ईच 0.5 मीटर लॉन्ग, यहाँ पे एल दिया है जिसे हम लोग आर कंसिडर करेंगे, 0.5 मीटर। क्यों, आगे पढ़ते। इज रोटेटेड विथ स्पीड ऑफ 120 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। मतलब कि बात क्या हुई कि एक सलिया है जो रोटेट कर रहा है एंगुलरली 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। दैट मीन्स 120 रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय मिनट 60 सेकेंड्स। ये गया 2, इट इज 4 पाई रेडियन पर सेकेंड in a plane normal to the horizontal component of Earth's magnetic field HE at a place. If HE is 0.4 Gauss at the place, what is the induced EMF between the axle and the rim? ये पहिया होता है, ठीक है। यहाँ पे बीच में जो होता है वो एक्सल होती है और ये रिम है, उन दोनों के बीच में। तो ये हो गई रेडियस, और रेडियस मतलब लेंथ ऑफ द स्पोक। तो अकॉर्डिंग टू द बी ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2 इट इज ई एम एफ। तो बी इट्स 0.4 गॉस 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई 4 पाई होल स्क्वायर, रेडियस इट्स 0.5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, पूरा आंसर आएगा 6.28 10⁻⁵ वोल्ट। 62.8 10⁻⁶ वोल्ट, 62.8 माइक्रोवोल्ट, 62.8 माइक्रोवोल्ट। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 6.8,
रिफर टू फील्ड फिगर 6.12 है, मतलब ये फिगर, द आर्म PQ ऑफ द रेक्टेंगुलर कंडक्टर इज मूव्ड फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 आउटवर्ड, मतलब कि यहां से ये PQ रॉड यहां से आउटसाइड पे मूव कर रहा है. The uniform magnetic field is perpendicular to the plane and extended from x equals to 0 to x equals to b. ये जो फील्ड है वो 0 to b पे ही है, मतलब इतने पोर्शन में ये, एंड 0 फॉर x ग्रेटर देन b. तो ये हमारा x ग्रेटर देन b है, यहाँ पे जो हमारा फील्ड है वो 0 है. Only the arm PQ possesses substantial resistance R. Consider the situation when the arm PQ is pulled outward from x equals to 0 to x equals to 2b, मतलब यहां से लेके यहां तक लाना है, and is then moved to back 0, मतलब यहां से वापस यहां पे लाना है. With constant speed obtain expression for the flux, induce EMF, flux, EMF, the force necessary to pull out the arm, and the power dissipated as joule heat. Sketch the variation of these quantities with distance. ओके ठीक है, चलो. मेरा जो फ्लक्स है वो इस पोर्शन में फ्लक्स मिलेगा प्रेजेंट, दैट्स कॉल्ड phi1, और यहां पे b0 है तो इस पोर्शन में मुझे phi2 क्या मिलेगा, 0. मतलब कि यहां से लेके यहां तक मुझे जो टोटल फ्लक्स मिलेगा वो मिलेगा phi1 प्लस phi2 जितना, बट phi2 इज 0, सो phi इज इक्वल्स टू phi1. मतलब यहां पे अगर रॉड है तो भी फ्लक्स मुझे कितना मिलेगा, phi1 जितना ही मिलेगा. ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां से मैंने मोशन शुरू किया, धीरे 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 देखो एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो फील्ड भी इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, और इंक्रीज हुआ और इंक्रीज हुआ और इंक्रीज हुआ और इंक्रीज हुआ, यहां तक इंक्रीज होगा. उसके बाद अब आगे बढ़ोगे तो फील्ड ही नहीं है, तो फिर इंक्रीज होगा नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, यहां तक कांस्टेंट, फिर वापस आओगे तो भी कांस्टेंट 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 यहां तक. अब फील्ड और एरिया दोनों डिक्रीज हो रहा है, देखो ये कम 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 कम, डिक्रीज 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 और डिक्रीज, ये वाला पोर्शन काउंट करना है, और वापस से 0. तो मैं शुरू कहां से करूंगा, K से, कहां पहुंचूंगा, L पे, फिर M, M से L से वापस K, K से L जाऊंगा तो मेरा जो फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा, फिर L से M जाऊंगा तो वो कांस्टेंट रहेगा, फिर M से वापस L आऊंगा तो भी वो कांस्टेंट रहेगा, और L से वापस K आऊंगा तो ये धीरे करके 0 हो जाएगा. ओके, डेफिनेशन के हिसाब से जब फ्लक्स चेंज होता है तभी EMF मिलता है. ठीक है, तो ये जो फ्लक्स है phi इज इक्वल्स टू BLX, तो कहां तक मिलेगा, 0 से लेके B तक वो चेंज होता रहेगा, 0 लेस देन X लेस देन B, और इज इक्वल्स टू BL, ये जो डिस्टेंस है वो B है, उससे ज्यादा वो आगे बढ़ेगा नहीं, और 2B तक तो वो सेम टू सेम ही रहेगा, क्योंकि यहां तक आने के बाद वो मैक्सिमम हो जाता है और फिर आगे नहीं बढ़ता है. तो सिमिलरली यहां पे जो EMF है माइनस BLV, क्यों, क्योंकि उसी पोर्शन में आपको फ्लक्स चेंज होता हुआ मिलता है, बाकी पोर्शन में फ्लक्स कांस्टेंट, तो EMF 0. तो पहले EMF जो है वो नेगेटिव मिलेगा यहां पे, फिर वो 0 हो जाएगा, और जब फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ये पोर्शन आएगा. ठीक है, चलो फोर्स की बात करते हैं. फोर्स F इज इक्वल्स टू व्हाट, BIL, I इज इक्वल्स टू EMF बाय R, और EMF इज इक्वल्स टू व्हाट, BLV. तो F इज इक्वल्स टू B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R, नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि EMF नेगेटिव तो फोर्स नेगेटिव,
ईएमएफ पॉजिटिव तो फोर्स पॉजिटिव। कहाँ? 0 से लेके x से लेके b और b से लेके x से लेके 2b तक फोर्स भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वहां पे ईएमएफ नहीं है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। जब 0 तब 0 कॉमन। अब बात करते हैं पावर। पावर का फॉर्मूला क्या है कि पावर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन स्क्वायर बाय आर, मतलब ईएमएफ का स्क्वायर। और अगर ईएमएफ का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। कहाँ? 0 से लेके एक्स से लेके बी में। तो मुझे पावर क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ईएमएफ का स्क्वायर है। नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। बट जब ईएमएफ 0 होगा, कहाँ 0 होगा? बी से लेके एक्स से लेके 2b में, तो ये भी 0। और जब ईएमएफ मिलेगा तब वापस से मुझे ये मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 ग्राफ। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल 6.8। एग्जाम्पल नंबर 9, 2 concentric circular coils, one of small radius r1 and other of large radius r2, such that r1 less than r2। ये डिस्कशन हमने थियरी में किया था कि ये अगर ऐसी कंडीशन हो तो क्या करना है। आर प्लेस्ड कोएक्शियली विथ सेंटर कोइंसिडिंग, मतलब ये एक रिंग है, ये दूसरी रिंग है, इससे भी शायद छोटी होगी, ये R2 रेडियस, ये R1 रेडियस वाली। ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट। ओके, अगर R2 के अंदर करंट जाएगा तो फील्ड क्रिएट होगा, और वहां पे जो फील्ड क्रिएट होगा उससे इसके अंदर फ्लक्स इंड्यूस होगा। यहां पे अगर चेंजेस होगा करंट का तो फील्ड भी चेंज होगा। फील्ड चेंज होते ही इसका फ्लक्स चेंज होगा और इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। बट अगर इसके अंदर करंट जाएगा तो इसका जो फील्ड है वो इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, मतलब कि पूरे के पूरा ये रिंग को कवर नहीं कर पाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि जो इसका फील्ड है वो इस रिंग में से पास नहीं होता है, मतलब कि इस रिंग में से हमें कभी भी फ्लक्स मिलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि जो लार्ज रिंग है, करंट इन रिंग और कॉइल ऑफ रेडियस R2, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो B2 इक्वल्स टू म्यू 0 I2 डिवाइडेड बाय 2R2, ये उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, तो फ्लक्स जो होगा वो दूसरी कॉइल के अंदर, फ्लक्स इज linked with coil of radius R1 is phi1 equals to B2 A1, B2 mu 0 I2 by 2R2 pi R1 square phi1, phi1 by I2 that's called M, जो फ्लक्स के पास नंबर है वो आगे और ये पीछे, म्यू 0 पाई R1 स्क्वायर बाई 2R2। तो ये हो गया इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यू 0 पाई R1 स्क्वायर बाई 2R2। ओके, तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 6.9। एग्जाम्पल 6.10a, obtain the expression of the magnetic energy stored in a solenoid in terms of field, area and length of the solenoid। okay,
तो सबसे पहले एनर्जी इन सोलेनॉइड is U equals to half Li square. For solenoid, ध्यान से देखो, बी ए और एल में मांगा है और यहाँ पे कहीं पे भी एल नहीं है सर, ये रहा ना, ये इंडक्टेंस का है और ये लेंथ का है. फॉर सोलेनॉइड एल इज इक्वल्स टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए एल and B equals to mu zero ni के हिसाब से I is equals to B divided by mu zero n. अब दोनों की वैल्यू डाल दो तो इट्स यू बी, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, हाफ म्यू जीरो एन स्क्वायर ए एल, करंट का स्क्वायर है तो बी स्क्वायर म्यू जीरो स्क्वायर एन स्क्वायर कैंसल, वन म्यू जीरो कैंसल, सो यू बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर ए एल बाय टू म्यू जीरो. हो गया बी ए और एल के टर्म में. तो ये है एनर्जी. अब एनर्जी डेंसिटी जो होती है उसके लिए हमें ए एल से डिवाइड करना पड़ता है. B square by 2 mu 0, that's called rho B, B square by 2 mu 0. Next B, how does this magnetic energy compare with the electrostatic energy stored in a capacitor? Energy stored in capacitor, it's rho e, half epsilon naught e square. अगर दोनों को ध्यान से देखोगे तो हियर रो बी इज प्रोपोर्शनल टू बी एंड रो ई इट्स प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर. देयरफॉर इन बोथ energy is proportional to square of fields. चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उस फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहती है. तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 6.10. एग्जाम्पल 6.11, कमला pedals a stationary bicycle. Of pedals of bicycle are attached to a 100 tons coil. मतलब जो पैडल है वो कुछ 100 टन्स वाली कॉइल के साथ कनेक्टेड है. ऑफ एरिया 0.10 मीटर square, 1 into 10 raised to minus 1 meter square. The coil rotates at half revolution per second. मतलब फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड. एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन? हाफ. सेकंड इनवर्स. एंड इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी 0.01 Tesla, 1 10 raised to minus 2 Tesla to the axis of rotation of the coil. What is the maximum voltage generated in the coil? यहाँ पे coil rotate कर रही है तो it's feel like generator. तो maximum EMF generated in the coil is E maximum. It's नवाब AC जनरेटर के थ्योरम में हमने पढ़ाया था.
ईएमएफ जो होता है वो नवाब साइन ओमेगा टी, तो मैक्सिमम ईएमएफ होता है नवाब ओमेगा, इट्स 2 पाई म्यू ए बी, 100 टन्स 10⁻², 3.14, frequency half, area 10⁻⁻1, मैग्नेटिक फील्ड 10⁻², ये टू गया, ये टू गया, 0.314 वोल्ट, 0.314 वोल्ट हमें आंसर मिलेगा। ओके, तो ये थे आपके चैप्टर 6 के एग्जाम्पल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ, कमेंट करना मत भूलना।